हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आधुनिक विश्व में प्रिंट की संस्कृति। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स हाउ प्रिंटिंग इवॉल्व एंड शेप मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि यह अध्याय यह बताता है कि प्रिंटिंग, जिसे हम हिंदी में मुद्रण भी कहते हैं, वो कैसे विकसित हुई और आधुनिक समाज को उसने कैसे आकार दिया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इवोल्यूशन ऑफ प्रिंट की, यानी कि प्रिंट का विकास कैसे कैसे हुआ। बिगिंस विद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन एशियन टाइम्स। प्राचीन काल में लकड़ी के ब्लॉक से छपाई से शुरुआत होती है इसकी, जिसे हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी कहते हैं। देन मूव्स टू गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। यूरोप में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की ओर बढ़ता है। डिस्क्राइब्स हाउ प्रिंट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, बूस्टिंग लिटरेसी एंड क्रिएटिंग न्यू मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स। ये बताता है कि प्रिंट कैसे पूरे यूरोप में फैला और इसने साक्षरता को कैसे बढ़ावा दिया और अखबार जैसे नए माध्यम कैसे बने। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल इम्पैक्ट, यानी कि सामाजिक प्रभाव इसका क्या पड़ा। प्रिंट हेल्प्ड स्प्रेड न्यू आइडियाज, चैलेंज अथॉरिटी एंड प्रोमोट नेशनलिज्म। यानी कि प्रिंट ने नए विचारों के प्रसार में मदद की, सत्ता को चुनौती दी और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। It democratized knowledge, making books and information accessible to the poor, women and reformers. इसने ज्ञान का लोकतांत्रिकरण किया, किताबें और जानकारी गरीबों, महिलाओं और समाज सुधारकों तक पहुंचाई। ठीक है। अब बात करते हैं की मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रिंट, यानी कि प्रिंट से प्रभावित कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म की, यानी कि धार्मिक सुधार। मार्टिन लूथर यूज्ड प्रिंट टू चैलेंज द कैथोलिक चर्च। यानी कि मार्टिन लूथर जो थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च को चुनौती देने के लिए प्रिंट का उपयोग किया था। नेक्स्ट, कास्ट रिफॉर्म, यानी कि जाति सुधार। ज्योतिबा फूले यूज्ड प्रिंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ज्योतिबा फूले ने प्रिंट का उपयोग जातिगत भेदभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया था। नेक्स्ट, वुमेन्स एजुकेशन, यानी कि महिला की शिक्षा। प्रिंट सपोर्टेड डिबेट्स एंड कंपैरिजंस फॉर एजुकेटिंग वुमेन इन इंडिया। यानी कि प्रिंट ने भारत में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए तथा बहसों और अभियानों को समर्थन दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटिश सेंसरशिप की। द ब्रिटिश ट्राइड टू कंट्रोल प्रिंट थ्रू लॉज लाइक द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विच सेंसर्ड इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जैसे कानूनों के माध्यम से प्रिंट को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसरशिप लगाई थी। अब बात करते हैं की थीम्स एंड फिगर्स की, यानी कि मुख्य विषय और व्यक्तित्व। थीम्स यानी कि विषय, स्प्रेड ऑफ आइडियाज, रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि जो विषय होते थे वो विचारों का प्रसार, सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध और राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित होते थे। फिगर्स, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, मार्टिन लूथर रिलीजियस रिफॉर्म एंड ज्योतिबा फूले सोशल रिफॉर्म। यानी कि जो प्रमुख व्यक्तित्व थे वो गुटेनबर्ग जो प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित था, मार्टिन लूथर जो धार्मिक सुधार से संबंधित थे और ज्योतिबा फूले जो सामाजिक सुधार से संबंधित थे। नेक्स्ट, फोकस ऑन हाउ प्रिंट एम्पावर्ड वुमेन, द पुअर एंड सोशल रिफॉर्मर्स। यानी कि महिलाओं, गरीबों और सामाजिक सुधारकों को सशक्त बनाने में प्रिंट की भूमिका पर ध्यान दिया गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंटिंग इन द अर्ली डेज, यानी कि प्रारंभिक काल में मुद्रण। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हैड अ डीप एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल लाइफ। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार का मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा था। प्रिंट फर्स्ट डेवलप इन ईस्ट एशिया एंड लेटर स्प्रेड टू यूरोप एंड इंडिया। प्रिंटिंग की शुरुआत सबसे पहले पूर्वी एशिया में हुई और बाद में यह यूरोप तथा भारत तक फैल गई थी। बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड, बुक वर रिटन बाई हैंड एंड ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। यानी कि प्रिंटिंग के आविष्कार से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं और अक्सर सुंदर चित्रों से सजाई जाती थीं। ड्यूरिंग दिस टाइम कैलीग्राफी बिकेम पॉपुलर। इस समय के दौरान सुलेख, यानी जिसे हम कैलीग्राफी कहते हैं, वो लोकप्रिय हो गया।
कैलीग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। सुलेख का अर्थ होता है सुंदर और आकर्षक लेखन की कला, जिसे हम इंग्लिश में कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्ली प्रिंटिंग इन चाइना एंड यूरोप, यानी कि चीन और यूरोप में प्रारंभिक मुद्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना में मुद्रण के बारे में। चाइना वॉज द फर्स्ट टू यूज़ प्रिंटेड मटेरियल्स फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, यानी कि चीन सबसे पहला देश था जिसने सरकारी कार्यों के लिए मुद्रित सामग्री का उपयोग किया था। They had a system of civil service exams and printing was mainly used for exam materials until the 16th century। यानी कि वहाँ सिविल सेवा परीक्षाओं की एक व्यवस्था थी और 16वीं शताब्दी तक प्रिंटिंग का उपयोग मुख्य रूप से परीक्षा सामग्री के लिए ही किया जाता था। नेक्स्ट, ट्रेड इंफॉर्मेशन वॉज ऑल्सो शेयर्ड अमंग मर्चेंट्स यूजिंग प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी कि मुद्रित जानकारी व्यापारियों के बीच भी साझा की जाती थी। बाय द 19th सेंचुरी चाइना बिगैन यूजिंग मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस, यानी कि 19वीं शताब्दी तक चीन ने यांत्रिक प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग शुरू कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं यूरोप में मुद्रण के बारे में। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप वॉज इन्वेंटेड इन द 1430s बाय जॉन गुटेनबर्ग, यानी कि यूरोप में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1430 के दशक में जोहान गुटेनबर्ग ने किया था। गुटेनबर्ग्स बाइबल इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स एवर प्रिंटेड, यानी कि गुटेनबर्ग की बाइबल को अब तक छपी सबसे सुंदर पुस्तकों में से एक माना जाता है। जर्मनी लेड द वे इन स्प्रेडिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस यूरोप। जर्मनी ने पूरे यूरोप में प्रिंटिंग तकनीकी के प्रसार में नेतृत्व किया था। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि हस्तलिखित पांडुलिपियों की विशेषताएं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पाल्म लीव्स और हैंडमेड पेपर ऑफन विद ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस, यानी कि पांडुलिपियाँ जो थी वो ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर लिखी जाती थी, जिनमें अक्सर सुंदर चित्र बनाए जाते थे। To preserve them, pages were either pressed between wooden covers or sewn together, यानी कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पन्नों को लकड़ी के कवरों के बीच दबाया जाता था या एक दूसरे से सिल दिया जाता था। ठीक है, दे वर रिटन इन लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि वे स्थानीय भाषाओं में लिखी जाती थी। ठीक है, दीज मैन्युस्क्रिप्ट वर वेरी एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट। ये जो पांडुलिपियाँ होती थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी और नाजुक होती थी। रीडिंग दैम वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज द स्क्रिप्ट्स वेरिड इन स्टाइल, यानी कि अलग अलग शैली की लिपियों के कारण इन्हें पढ़ना काफ़ी कठिन होता था। दे वर नॉट कॉमनली यूज्ड इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में इनका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन यूरोप, यानी कि यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। द डिमांड फॉर बुक्स केप्ट इंक्रीजिंग बट हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट मीट इट, यानी कि पुस्तकों की मांग लगातार बढ़ रही थी लेकिन हस्तलिखित पांडुलिपियाँ जो थी उनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। कॉपिंग बुक्स बाई हैंड वॉज एक्सपेंसिव, स्लो एंड लेबर इंटेंसिव, यानी कि हाथ से किताबों की नकल करना महंगा पड़ता था, काफ़ी धीमा था और श्रम साध्य था। ठीक है, दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेगिल एंड हार्ड टू हैंडल एंड नॉट ईजी टू कैरी और रीड, यानी कि ये जो पांडुलिपियाँ थी वो काफ़ी नाजुक होती थी, संभालने में कठिनाई आती थी इन्हें, और इन्हें ले जाना या पढ़ना आसान नहीं था। By the early 15th century, Europe began using wood blocks to print textile, playing cards and religious picture with short text। यानी कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में वुड ब्लॉक्स का उपयोग छपाई के लिए होने लगा, जिसमें कपड़े, ताश के पत्ते और छोटे पाठों के साथ धार्मिक चित्र भी शामिल किए गए थे। राइज ऑफ विजुअल कल्चर, यानी कि दृश्य संस्कृति का उदय। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर बिगैन टू इमर्ज, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक एक नई दृश्य संस्कृति उभरने लगी। द ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस मेड इट इजी टू रिप्रोड्यूस विजुअल इमेजेस इन लार्ज नंबर्स। प्रिंटिंग प्रेस के विकास ने बड़ी संख्या में चित्रों की प्रतिकृति यानी कि कॉपी बनाना आसान कर दिया था। फेमस पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा क्रिएटेड आर्ट वर्क्स दैट वर प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड वाइडली, यानी कि राजा रवि वर्मा जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने ऐसी कलाकृतियाँ बनाई जिन्हें छापा गया और व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।
Even poor families could afford cheap prints and calendars which they used to decorate their homes. यानी कि यहाँ तक कि गरीब परिवार भी सस्ते प्रिंट और कैलेंडर खरीद सकते थे जिन्हें वे अपने घरों को सजाने के लिए उपयोग में ला सकते थे। यहाँ पे मैंने कुछ चित्रों के उदाहरण लिए हैं जो कि यूरोप की प्रारंभिक वुड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग और धार्मिक दृश्य संस्कृति के अच्छे उदाहरण हैं। ये जो चित्र थे वो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में आम लोगों तक धार्मिक विचार पहुंचाने के लिए बनाए जाते थे। जो पहला चित्र है वह यह एक काले सफ़ेद वुड कट चित्र है यानी कि लकड़ी से छपा हुआ है। इसमें एक वृद्ध व्यक्ति को दिखाया गया है जो कठिन परिस्थितियों में बैठा हुआ है। चित्र में प्रकृति, पेड़ पौधे और प्रतीकात्मक तत्व दिखाई देते हैं। ऐसे विचार अक्सर धार्मिक उपदेश, नैतिक शिक्षा और प्रतीकात्मक कथाओं को दर्शाने के लिए बनाए जाते थे। दूसरा चित्र जो है यह एक रंगीन धार्मिक चित्र है। इसमें एक महिला एक घायल पीड़ित पुरुष को सहारा देती हुई दिखाई गई है। यह चित्र दया, करुणा, त्याग और पीड़ा जैसे भावों को व्यक्त करता है। ऐसे चित्र चर्चों, पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों में आम थे ताकि अनपढ़ लोग भी संदेश समझ सकें। ठीक है। तीसरा जो चित्र है यह भी एक रंगीन वुड ब्लॉक प्रिंट है क्योंकि इसमें एक धार्मिक पुरुष आकृति को दिखाया गया है जो पानी पार कर रहा है और उसके कंधे पर एक बालक बैठा है। आसपास गांव, पेड़, जानवर और लोग दिखाए गए हैं जो इसे एक धार्मिक कथा से जोड़ते हैं। ऐसे चित्र जो थे वो आस्था, विश्वास और धार्मिक चमत्कारों को दर्शाने के लिए बनाए जाते थे। कुल मिलाकर इन चित्रों का जो महत्व है, ये चित्र प्रिंट संस्कृति के विकास को दिखाते हैं और इनका उपयोग धार्मिक शिक्षा, नैतिक संदेश और कहानी कहने के लिए किया जाता था। प्रिंटिंग के कारण ऐसे चित्र सस्ते बने और गरीब लोग भी उन्हें अपने घरों में लगा सकते थे। इसी से यूरोप में दृश्य संस्कृति का तेजी से विकास हुआ था, जिसे हम विजुअल कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनलाइटमेंट आइडियाज स्प्रेड थ्रू प्रिंट, यानी कि प्रिंट के माध्यम से ज्ञानोदय के विचारों का प्रसार। एनलाइटमेंट थिंकर्स यूज्ड प्रिंट टू क्रिटिसाइज ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड एब्सोल्यूट रूल, यानी कि ज्ञानोदय के विचारकों ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुश शासन की आलोचना करने के लिए प्रिंट का उपयोग किया था। They promoted the rule of reason over blind customs and argued people to judge everything logically. उन्होंने अंधी परंपराओं के बजाय तर्क के शासन को बढ़ावा दिया और लोगों से हर बात को तार्किक रूप से परखने का आग्रह किया था। Their writings challenged the authority of the church and attacked the power of monarchs, weakening old social structures. यानी कि जो उनकी रचनाएं थी, उन्होंने चर्च की सत्ता को चुनौती दी और राजाओं, सम्राटों की शक्ति पर प्रहार किया। फेमस थिंकर्स लाइक वॉल्टेयर एंड रूसो वर वाइडली रीड। वॉल्टेयर और रूसो जैसे प्रसिद्ध विचारकों की रचनाएं व्यापक रूप से पढ़ी गईं। रीडर्स बिगैन टू सी द वर्ल्ड विद क्रिटिकल, क्वेश्चनिंग एंड रैशनल आइज। पाठकों ने दुनिया को आलोचनात्मक, प्रश्न करने वाली और तर्कसंगत दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। ठीक है। इसमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं। पहला जो चित्र है वह एक युद्ध के दृश्य को दर्शाता है जिसमें सैनिक आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैनिकों के हाथों में हथियार है, चारों ओर अफरा तफरी और हिंसा का माहौल है। पृष्ठभूमि में धुआं, जंगल और झंडे दिखाई दे रहे हैं जो युद्ध की गंभीरता को दर्शाते हैं। नीचे कई घायल और मृत सैनिक भी पड़े हुए हैं जिससे युद्ध की जो भयावहता है वो स्पष्ट होती है। यह चित्र इस बात को दर्शाता है कि प्रिंट संस्कृति के विकास के बाद युद्धों के दृश्य और विवरण चित्रों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने लगे। पहले लोग युद्ध की वास्तविक स्थिति से अनजान रहते थे, लेकिन छपी हुई तस्वीरें और समाचारों ने जनता को युद्ध की सच्चाई दिखाई। इस तरह के चित्रों ने लोगों को यह समझने में मदद की थी कि युद्ध कितना विनाशकारी होता है। इससे जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और कई बार युद्ध के विरोध की भावना पैदा हुई। ओवरऑल यह चित्र दिखाता है कि प्रिंट संस्कृति ने केवल ज्ञान ही नहीं फैलाया बल्कि समाज को युद्ध, राजनीति और सत्ता की सच्चाई से भी अवगत कराया। दूसरा जो चित्र है वो प्रिंटिंग प्रेस के शुरुआती दौर को दर्शाता है। इसमें कुछ लोग एक साथ खड़े होकर छपी हुई सामग्री यानी कि पुस्तक या पन्ना को ध्यान से पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति पास में प्रेस मशीन के साथ काम कर रहा है। यह दृश्य बताता है कि छपाई का काम सामूहिक प्रयास से किया जाता था। ठीक है। इसमें 15वीं सदी में जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने यूरोप में ज्ञान के प्रसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। ठीक है।
जो तीसरा चित्र है उसमें यूरोप के प्रबोधन काल के विद्वान, दार्शनिक और शिक्षित लोग एक सभा में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग गंभीर चर्चा में शामिल हैं। यह दृश्य बताता है कि उस समय लोग तर्क, बुद्धि और ज्ञान के आधार पर विचार विमर्श करने लगे थे। ठीक है, जैसे हम लोग एनलाइटमेंट पीरियड भी कहते हैं। जो चौथा चित्र है उस चित्र में यूरोप के प्रबोधन काल के विद्वान, दार्शनिक, लेखक और बुद्धिजीवी एक बड़े कक्ष में एकत्रित दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग गंभीर चर्चा और विचार विमर्श में लगे हुए हैं। यह सभा उस समय की बौद्धिक गतिविधियों को दर्शाती है जहां नए विचारों पर खुलकर बहस होती थी। ठीक है, इस तरह की जो सभाएं होती थी उसमें वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों के लेखन पर चर्चा होती थी। उनकी रचनाएं छपकर आम जनता तक पहुंची और लोगों में आलोचनात्मक और तर्कशील सोच विकसित हुई। चित्र यह भी दिखाता है कि शिक्षित वर्ग समाज को बदलने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इन विचारों ने आगे चलकर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसे आधुनिक विचारों को भी जन्म दिया है। ठीक है, पांचवा चित्र जो है उसमें यूरोप के प्रबोधन काल की एक सैलून सभा दिखाई गई है। यह सभा खुले वातावरण, बगीचे या फिर प्रांगण में हो रही है जहां दार्शनिक, लेखक, विद्वान, पुरुष और महिलाएं एक साथ एकत्रित हैं। बीच में एक व्यक्ति खड़े होकर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है और आसपास बैठे लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि वातावरण यह बताता है कि लोग अब चर्च और राजाओं की निरंकुश सत्ता पर सवाल उठाने लगे थे। वे परंपराओं और अंधविश्वास के बजाय तर्क और वैज्ञानिक सोच को महत्व देने लगे थे। इन विचारों को फैलाने में प्रिंट संस्कृति की अहम भूमिका थी। ठीक है, इस प्रकार की बैठकों में वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों के विचारों पर चर्चा होती थी। जो छठा चित्र है उसमें यूरोप के प्रबोधन काल की कला, ज्ञान और प्राचीन सभ्यता के प्रति रुचि को दर्शाया गया है। इसमें एक विशाल और भव्य भवन दिखाया गया है जिसकी दीवारों पर प्राचीन यूनान और रोम की इमारतों, स्तंभों और स्मारकों के चित्र लगे हैं। चारों ओर मूर्तियां, चित्रकला और वास्तुकला के उदाहरण दिखाई देते हैं। इसमें चित्र के बीच और नीचे कुछ लोग बैठकर बातचीत करते और कलाकृतियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उस समय के शिक्षित लोग इतिहास, कला और ज्ञान के अध्ययन में गहरी रुचि रखते थे। यह भवन एक प्रकार का संग्रहालय या फिर कला दीर्घा प्रतीत होता है। यह चित्र ये भी बताता है कि ज्ञान अब केवल चर्च या राजाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पढ़े लिखे वर्ग और आम लोग भी इतिहास, कला और संस्कृति को समझने लगे थे। इससे आधुनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब बात करते हैं राइज ऑफ रीडिंग मानिया इन यूरोप, यानी कि यूरोप में पढ़ने की प्रवृत्ति का उदय। न्यू टाइप्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इमर्ज टू अट्रैक्ट न्यू रीडर्स, यानी कि नए पाठकों को आकर्षित करने के लिए लोकप्रिय साहित्य के नए प्रकार सामने आए। दीज इंक्लूडेड रिचुअल कैलेंडर्स, बैलेट्स एंड फॉक टेल्स। इनमें धार्मिक रिवाज कैलेंडर, लोकगीत, गाथाएं तथा लोक कथाएं शामिल थे। In England, cheap books called penny chap books were sold by street sellers known as chapmen। यानी कि इंग्लैंड में पेनी चैप्स बुक कहलाने वाली सस्ती किताबें जो थी वो जिन्हें हम चैम्पन भी कहते हैं, वो गली मोहल्ले में घूमने वाले विक्रेताओं द्वारा बेची जाती थी। इन फ्रांस, सिमिलर लो कॉस्ट बुक्स वर कॉल्ड बिब्लियोथेक ब्लू, नेम्ड आफ्टर देयर ब्लू कवर्स। यानी कि फ्रांस में इसी तरह कम कीमत वाली किताबों को बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता था, जिनका नाम उनके नीले कवर के कारण पड़ा था। पीरियोडिकली प्रेसेस डेवलप्ड, मिक्सिंग न्यूज़ विद एंटरटेनमेंट, मेकिंग साइंटिफिक एंड स्कॉलरली आइडियाज़ ईजियर फॉर कॉमन पीपल टू अंडरस्टैंड। यानी कि आवधिक पत्रिकाएं जो थी वो विकसित हुई जिनमें समाचारों को मनोरंजन के साथ मिलाया गया और जिससे वैज्ञानिक और विद्वतापूर्ण विचार आम लोगों के लिए समझना आसान हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इसमें यूरोप में पढ़ने की संस्कृति और रीडिंग मैनिया को दर्शाया गया है। इस चित्र में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हॉल दिखाई देता है जहाँ पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में किताबें पढ़ते और देखते हुए नजर आते हैं। बीच में लकड़ी की ऊंची अलमारियां हैं जिनमें ढेर सारी किताबें सजी हुई हैं। चारों ओर मेज़ों पर किताबों के ढेर, लोग उन्हें पलटते, पढ़ते और चुनते दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि किताबें अब केवल अमीरों या चर्च तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि सामान्य जनता तक पहुंच चुकी थी।
इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो मुद्रण तकनीक के विकास से किताबें सस्ती और अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगी थी। यूरोप में साक्षरता बढ़ी और लोगों में पढ़ने की तीव्र इच्छा पैदा हुई जिसे रीडिंग मैनिया कहा गया। चैप बुक्स और बिब्लियोथेक ब्लू अखबार और पत्रिकाओं जैसी सस्ती छपी सामग्री आम लोगों तक पहुंच चुकी थी। लोग धार्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक और मनोरंजक साहित्य पढ़ने लगे। इससे ज्ञान का प्रसार, नई सोच और आधुनिक विचारों को बढ़ावा मिला। ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन इंडियन वोमेन, यानी कि भारतीय महिलाओं पर प्रिंट का क्या प्रभाव पड़ा। राइटर्स बिगैन फोकसिंग ऑन वुमेन्स लाइफ विच लेड टू मोर वुमेन रीडर्स, यानी कि लेखकों ने महिलाओं के जीवन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जिससे महिला पाठकों की संख्या बढ़ गई। Women authors started writing autobiographies describing their difficult living conditions, lack of education, and the burden of domestic work. यानी कि महिला लेखिकाओं ने आत्मकथाएं लिखना शुरू किया जिनमें उन्होंने वर्णन किया कठिन जीवन परिस्थितियों का, शिक्षा की कमी का तथा घरेलू काम का बोझ का। ठीक है। A large part of Hindu literature was dedicated to women's education. हिंदी साहित्य का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की शिक्षा को भी समर्पित था। ठीक है। In the early 20th century, women's journals became popular. 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं की पत्रिकाएं लोकप्रिय हुईं। These journals discussed topics like education for women, widowhood and widow remarriage. इन पत्रिकाओं में महिलाओं की शिक्षा, विधवापन और विधवा पुनर्विवाह जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाती थी। यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र जो है वह एक श्वेत श्याम चित्र है जिसमें एक भारतीय महिला दिखाई दे रही है। उसने पारंपरिक भारतीय पोशाक यानी कि साड़ी पहनी हुई है और सिर पर घूंघट है, गले में आभूषण है जिससे उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पता चलता है। महिला का चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हुआ प्रतीत होता है। यह चित्र उस दौर की महिलाओं की स्थिति, मर्यादा और सीमाओं को दर्शाता है जब महिलाओं की भूमिका मुख्यतः घरेलू जीवन तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन शिक्षा और आत्म अभिव्यक्ति की शुरुआत भी हो रही थी। दूसरा चित्र जो है उसमें यह दिखाया गया है कि स्कूल जाती हुई या एक स्कूल से लौटती हुई लड़कियों के एक समूह इसमें है। ठीक है। सभी लड़कियां साधारण कपड़ों में हैं और उनके हाथों में किताबें या स्लेट है। वे आपस में बातें करती और मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। यह दृश्य लड़कियों की शिक्षा के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। यह चित्र इस बात का भी प्रतीक है कि किस प्रकार धीरे धीरे समाज में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को स्वीकार किया जाने लगा और उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर मिलने लगा। ओवरऑल यहाँ पे ये कहा दिखाया जा रहा है कि भारत में महिलाओं की स्थिति कैसे धीरे धीरे बदली। पहले जहाँ महिलाएं परंपराओं में बंधी थीं, वहीं बाद में शिक्षा के माध्यम से उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास आया। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, यानी कि प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। Printed materials helped spread the ideas of Enlightenment thinkers who criticized the church authority and the absolute power of the monarchy. यानी कि मुद्रित सामग्री ने प्रबोधन यानी कि एनलाइटमेंट विचारकों के विचारों को फैलाने में मदद की जिन्होंने इनकी आलोचना की थी। उसमें चर्च की सत्ता को और राजशाही की निरंकुश शक्ति शामिल थी। ठीक है। Print created a new culture of dialogue and debate, encouraging people to think nationally and question old beliefs. यानी कि प्रिंट ने संवाद और बहस की एक नई संस्कृति पैदा की जिससे लोगों को तर्क संगत ढंग से सोचने और पुराने विश्वासों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहन मिला। By the 1780s, literature began to mock the royal family, criticize their morality and the challenge the existing social order. यानी कि 1780 के दशक तक साहित्य ने शाही परिवार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनकी नैतिकता की आलोचना की और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को चुनौती भी दी थी। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में फ्रांसीसी क्रांति के समय का एक व्यंग्यात्मक चित्र लगता है। इसमें 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग सामाजिक वर्गों का प्रतीक हैं। बीच में खड़ी महिला साधारण कपड़े पहने हुए और उसकी गोद में एक बच्चा है।
यह सामान्य जनता का प्रतीक है जो पूरे समाज के बोझ को उठाए हुए है। उसके ऊपर पीठ पर बैठी हुई महिला अमीर वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग का प्रतीक है जो आराम से जनता के श्रम पर निर्भर है। आगे की ओर झुकी हुई गहरे रंग के वस्त्र पहनी हुई जो महिला है वो चर्च या फिर पादरी वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, जो धार्मिक सत्ता को दर्शाती है। यानी कि ओवरऑल इसका मतलब ये है कि यह चित्र दिखाता है कि कैसे आम लोग चर्च और कुलीन वर्ग का बोझ उठाते थे और यही असमानता आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का कारण बनी। ठीक है, दूसरा जो चित्र है वो फ्रांसीसी क्रांति से पहले के समाज पर बना एक व्यंग्यात्मक कार्टून है। इसमें समाज के 3 वर्गों को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। जो सबसे आगे झुका हुआ व्यक्ति है वो नीले रंग के कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में तराजू है। यह चर्च का प्रतीक है जो धार्मिक शक्ति और न्याय का दावा करता था। ठीक है, उसके पीछे खड़ा जो व्यक्ति है वो भव्य कपड़ों में दिखाया गया है। या कुलीन वर्ग यानी कि सेकंड एस्टेट का प्रतीक है जो चर्च के साथ मिलकर सत्ता और विशेषाधिकारों का लाभ उठाता है। जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है वो लाल और साधारण कपड़ों में तीसरे वर्ग का प्रतीक है जो सामान्य जनता है। ठीक है, उसके कंधे पर लाठी है और उस पर मृत जानवर लटका हुआ है जो जनता के ऊपर पड़े भारी बोझ और शोषण को दर्शाता है। ओवरऑल यह चित्र सामाजिक असमानता, अन्याय और शोषण को उजागर करता है जो आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का भी एक मुख्य कारण बना। ठीक है, जो तीसरा चित्र है वो भी फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून है जिसमें क्रांति की घटनाओं और विचारों को चांद के अलग अलग चरणों के रूप में माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर एंड फुल मून एंड लास्ट क्वार्टर है। चित्र के बीच में एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है जो एक मंच या फिर डिब्बे पर खड़ा होकर हाथ फैलाए हुए है। उसके हाथ में कलम और दूसरे हाथ में जंजीर है। यह व्यक्ति सत्ता, कानून और विचारधारा का प्रतीक है। मंच पर नीचे की ओर हिंसा और दमन का दृश्य बना है जो यह दिखाता है कि आदर्शों के नाम पर क्रांति में अत्याचार भी हुए थे। व्यक्ति के चारों ओर बना अर्धचंद्राकार जो है वो चांद को दर्शाता है जो चांद के अलग अलग हिस्सों के पास लिखे शब्द यह बताते हैं। जहाँ पे न्यू मून लिखा है कि न्यू मून जहाँ पे लिखा है उसका अर्थ है अमावस्या यानी कि जनता अधिकारों और संविधान की बात करती है। फर्स्ट क्वार्टर यानी कि प्रथम चरण समानता और जनता की संप्रभुता के विचार को उभारता हुआ दिखाता है। फुल मून यानी कि पूर्णिमा का अर्थ है क्रांति अपने चरम में पहुंची है और जहां हिंसा और अराजकता भी दिखाई देती है। लास्ट क्वार्टर यानी कि अंतिम चरण में दिखाया गया है कि क्रांति की ऊर्जा घटने लगती है और परिणामों पर सवाल उठते हैं। ओवरऑल यह कार्टून यह संदेश देता है कि फ्रांसीसी क्रांति केवल स्वतंत्रता और समानता की कहानी ही नहीं थी बल्कि उसमें आदर्श, सत्ता और हिंसा और निराशा सभी का मिश्रण था। ठीक है, क्रांति समय के साथ बदलती रही ठीक वैसे ही जैसे चांद के रूप बदलते हैं। जो चौथा चित्र है वह फ्रांसीसी क्रांति के समय की क्रांतिकारी अदालत को दर्शाता है यानी कि रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल को दर्शाता है। ये चित्र में एक बड़े कमरे के अंदर कई लोग एकत्र दिखाई दे रहे हैं जहां न्याय और सजा का नाटकीय दृश्य प्रस्तुत किया गया है। चित्र के बीच में जो बीच का भाग है उसमें एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाकर पकड़ा गया है। वह व्यक्ति भयभीत और असहाय अवस्था में दिखाई दे रहा है। उसके चारों ओर खड़े लोग उसे दोषी ठहराते हुए उंगलियां उठा रहे हैं। कुछ लोग क्रांतिकारी वेशभूषा और टोपी पहने हुए हैं जो उस समय की क्रांतिकारी जनता और अधिकारियों का प्रतीक है। बाईं ओर जो है वो कुछ लोग गुस्से और उत्तेजना के साथ आरोप लगा रहे हैं मानो वे तत्काल सजा की मांग कर रहे हों। जो दाईं तरफ है वो कुछ वहाँ पे स्त्री और पुरुष बैठे या फिर खड़े दिखाई दे रहे हैं जो भय, आशंका और चिंता के भाव प्रकट करते हैं। उनके चेहरे यह दर्शाते हैं कि इस प्रकार की अदालतों में न्याय से अधिक डर और हिंसा का माहौल था। चित्र के पीछे हथियार, तलवारें और सख्त चेहरे यह संकेत देते हैं कि यह न्याय व्यवस्था बल और आतंक पर आधारित थी। यह वही समय था जब क्रांति के नाम पर कई लोगों को बिना निष्पक्ष सुनवाई के दंड दिया गया।
ओवरऑल यह चित्र फ्रांसीसी क्रांति के उस दौर को दिखाता है जब स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों के साथ साथ अत्याचार, भय और क्रूर न्याय भी देखने को मिला। यह बताता है कि क्रांति केवल आदर्शों की कहानी ही नहीं थी, बल्कि उसमें मानव अधिकारों का भी दमन हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया एंड प्रिंट कल्चर की, यानी कि भारत और मुद्रण संस्कृति। प्रिंट कल्चर केम टू इंडिया विद पोर्टुगीज मिशनरीज, यानी कि मुद्रण संस्कृति भारत में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ आई थी। द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू हैव प्रिंटेड बुक्स वॉज कोंकणी, यानी कि पहली भारतीय भाषा जिसमें छपी हुई पुस्तकें प्रकाशित हुई वो कोंकणी था। ठीक है। द फर्स्ट तमिल बुक वॉज प्रिंटेड इन 1579 एंड द फर्स्ट मलयालम बुक इन 1713, यानी कि पहली तमिल भाषा की पुस्तक 1579 में छपी और 1713 में पहली मलयालम भाषा की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया बिगैन विद द बंगाल गजट इन 1780, यानी कि भारत में अंग्रेजी में मुद्रण की शुरुआत बंगाल गजट से हुई जो 1780 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। Printed tracts played a major role in spreading social reform movements across India, यानी कि मुद्रित पर्चों यानी छोटी छपी हुई रचनाओं ने पूरे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों को फैलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसे मुद्रित पर्चों को हम लोग प्रिंटेड ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। शॉर्ट प्रिंटेड राइटिंग्स होती हैं ये। यहाँ पे दो चित्र दिए गए हुए हैं। पहला जो चित्र है वो भारतीय धार्मिक संस्कृति कला का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें भगवान कार्तिकेय को दर्शाया गया है। वे मोर पर विराजमान हैं जो उनका पारंपरिक वाहन माना जाता है। चित्र के बीच में भगवान कार्तिकेय बैठे हुए हैं। उनके हाथ में भाला दिखाई देता है जो शक्ति, साहस और बुराई के विनाश का प्रतीक है। उनके सिर पर मुकुट है और शरीर पर पारंपरिक वस्त्र व आभूषण हैं जो देवत्व और गरिमा को दर्शाते हैं। दोनों ओर स्त्रियां आकृतियां खड़ी हैं जो देवी या फिर सेविकाओं का प्रतीक हो सकती हैं। उनके हाथों में पूजा सामग्री है जिससे यह दृश्य पूजा या आराधना का प्रतीक माना जाता है। ऊपर बना सजावटी मेहराब और स्तंभ मंदिर की वास्तुकला को दर्शाते हैं। जो नीचे और चारों ओर की नक्काशी है वो और पैटर्न है वो उस समय की छापखाना कला की शैली को दिखाते हैं। ठीक है। चित्र के नीचे लिखा गया पाठ यह संकेत देता है कि यह किसी धार्मिक ग्रंथ या पांचांग से लिया गया चित्र हो सकता है। ओवरऑल यह चित्र बताता है कि छपे हुए पुस्तकों और चित्रों के माध्यम से भारत में धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं और परंपराओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाता था। ऐसे चित्र भक्ति, आस्था और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते थे। जो दूसरा चित्र है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक प्रचारात्मक पोस्टर यानी कि कॉमिक शामिल है जो भारत में छपाई के माध्यम से लोगों को युद्ध के बारे में जानकारी देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए बनाया गया था 1942 में। ठीक। शीर्षक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदुस्तान युद्ध के खतरे में क्या कर सकता है और साथ में उत्तर भी दिया गया है कि जवाब यह है। चित्र कई छोटे छोटे खंडों यानी कि फ्रेम्स में बटा हुआ है जिनमें अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। ऊपरी भाग में एक बुजुर्ग व्यक्ति लोगों को संबोधित करते हुए युद्ध की स्थिति समझा रहा है। एक दृश्य में कारखानों में काम करते मजदूर दिखाए गए हैं जो हथियार और सामान बना रहे हैं। यह उद्योग और उत्पादन में योगदान का प्रतीक है। कुछ चित्रों में टैंक, हवाई जहाज और सैनिक गतिविधियां दिखाई गई हैं जो युद्ध की तैयारी और रक्षा शक्ति को दर्शाती हैं। एक दृश्य में नगद दान युद्ध कोष को दिखाया गया है जो यह बताता है कि जनता आर्थिक सहायता देकर भी युद्ध में योगदान कर सकती है। नीचे की ओर लिखा है कि भारत सरकार द्वारा गारंटी है, यानी कि और जनता से सहयोग की अपील की जा रही है। ठीक है। एक संवाद में ये लिखा है और जब विजय होगी जो कि बिल्कुल निश्चित है। इससे लोगों में आत्मविश्वास और आशा जगाने का प्रयास किया गया है। ओवरऑल ये चित्र दिखाता है कि छपाई और चित्रों का उपयोग करके आम जनता को देशभक्ति, युद्ध समर्थन और सामूहिक प्रयास के लिए प्रेरित किया जाता था। यह प्रिंट कल्चर की शक्ति का उदाहरण है जहाँ चित्रों और सरल भाषा के माध्यम से बड़े संदेश जन जन तक पहुँचाए गए। ठीक है। अब बात करते हैं द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की, यानी कि देशी प्रेस अधिनियम। इन 1878 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट टू कंट्रोल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, यानी कि 1878 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए देशी प्रेस अधिनियम पारित किया।
These newspapers were spreading nationalist ideas which the British saw as a threat. यानी कि ये समाचार पत्र राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार कर रहे थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार खतरा मानती थी. The act gave the government the power to monitor vernacular newspapers regularly, censor reports and editorials that criticize British rule. यानी कि इस अधिनियम ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह देशी भाषा के समाचार पत्रों पर नियमित निगरानी रखे और उन रिपोर्टों और संपादकीय लेखों पर नज़र रखे जो ब्रिटिश शासन की आलोचना करती है. ठीक है. नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर सेडिटियस रिपोर्टिंग, यानी कि देशद्रोही लेखन के लिए दंड का क्या प्रावधान था. इफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ रिपोर्ट दैट वाज कंसीडर्ड सेडिटियस इट रिसीव अ वार्निंग. यानी कि यदि कोई समाचार पत्र ऐसा लेख प्रकाशित करता था जिसे देशद्रोही माना जाता था तो उससे पहले चेतावनी दे दी जाती थी. देशद्रोही को हम सरकार विरोधी या फिर विद्रोही के रूप में भी मान सकते हैं. ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में एंटी गवर्नमेंट या फिर रेबेलियस कहते हैं. If the newspaper ignored the warning, the government had the right to seize the press, confiscate the printing machinery. यदि समाचार पत्र ने चेतावनी की अनदेखी की तो सरकार को अधिकार था कि छापखाने को जब्त कर ले और मुद्रा मशीनरी को भी जब्त कर सकती थी वो. ठीक है. दिस वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल एंड सेंसर द इंडियन प्रेस स्पेशली अंडर लॉज लाइक द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. यह सब भारतीय प्रेस को नियंत्रित और सेंसर करने की ब्रिटिश नीति का हिस्सा था, विशेष रूप से देसी प्रेस अधिनियम जैसे कानूनों के तहत. ठीक है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट. टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप डेली बेसिस पे MCQ को अटेंड कर सकें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बना सकें. ठीक है. थैंक यू.